Hello everyone, today we will be starting the new topic that is moment distribution method of analysis. So जो ये मेथड है मेथड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट जो नाम आ रहा है जो मेथड का है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमको बेसिकली हमको सीखना है कि मोमेंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे हमको इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालनी है। सो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो मेथड है इज अ डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम अननोन जो है वो डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी तो उसको करेंगे और अगर रोटेशन होगी तो उसको अननोन लेंगे। ठीक है, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड is a displacement method, okay, so of analysis of kinematically indeterminate structure. It is based on stiffness approach. अब मैंने आपको stiffness की बात बता चुका हूँ कि stiffness क्या होती है, कौन कौन सी टाइप की होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं when we are dealing with the indeterminate structure. Slope deflection equation method जब हम डिराइव कर रहे थे उसमें भी हमने किया था कि जब फार एंड फिक्स्ड होता है तो कितना मोमेंट आता है तो स्टिफनेस निकालना कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि स्टिफनेस क्या होती है वो भी आगे डिस्कस करते हैं। वो आप लोगों को वैसे मालूम भी है बट हम एक बार फिर से बता दें। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज नॉट एन एग्जैक्ट मेथड बट अ मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अभी जब हम न्यूमेरिकल अप्रोच में जाएंगे, इसका न्यूमेरिकल देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि हम क्या करते हैं, रिपीटेटिवली इसमें मोमेंट को लेते जाते हैं जब तक वो अप्रोक्सीमेटली जीरो के पास नहीं आ जाता। ठीक है, तो ये इसलिए क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट मेथड नहीं है बट सक्सेसिवली अप्रोक्सीमेट मेथड where any degree of accuracy can be obtained by repeated iteration। तो इसमें आइट्रेशन करते हैं, मोमेंट की जो वैल्यूज आती है हम कैरी ओवर फैक्टर लेते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी वो आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो इसे रिपीटेटिव सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसमें क्या जाएंगे, एक बार जो मोमेंट की वैल्यू आएगी, सपोज कीजिए 4.5 आई, फिर उसको रिपीटेटिव फिर सेम अप्रोच लगा के हम उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो 3.2 ऐसे करके सीधे अप्रोक्सीमेटली जीरो के पास ले जाना उसको। जैसे ही जीरो आ जाएगा तो वो वहाँ पर हमारे एग्जैक्ट मोमेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। So this method was suggested by Professor Hardy-Cross in early 1930. It is also known as Hardy-Cross method of successive approximation. ठीक है, so now we come to stiffness. Stiffness क्या है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी है that will resist the deformation, कितने कब तक वो उस फोर्स को या मोमेंट को रेजिस्ट कर सकता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग हियर अबाउट स्टिफनेस, तो स्टिफनेस फॉर अ मेंबर एट अ जॉइंट इज द मोमेंट। अब मोमेंट भी लग सकता है वहाँ पर, फोर्स भी हो सकती है। तो फोर्स की जब बात करेंगे तो मोमेंट की बात भी हमको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब फोर्स लगेगा तो वो मेंबर उस फोर्स को कितना रेजिस्ट करता है। So we can say stiffness for a member at a joint is a moment or force required to produce a unit rotation। अब वो unit rotation हो गया और displacement at that joint। Stiffness at a joint depends upon and condition and properties of cross section। ठीक है, क्योंकि stiffness को हम डिफाइन करते हैं force upon displacement। ठीक है, सो यूनिट, अगर ये यूनिट हो जाएगा दैट मीन्स फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट रोटेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम लीनियरली बात कर लें एक्सियल स्टिफनेस की, तो उस केस में फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। सो अगर डिस्प्लेसमेंट को हम यूनिट कर दें, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ स्टिफनेस, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट रोटेशन, सो दैट इज नोन एज स्टिफनेस। और जब हम रोटेशनल स्टिफनेस की बात करते हैं तो उस केस में मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट रोटेशन आ जाता है। कंसिडर प्रॉप्ड कैंटिलीवर ए बी एज शोन इन फिगर। अब ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम आपको पता है पेरोलर सपोर्टेड है और यहाँ पे फिक्स सपोर्टेड है, इसकी लेंथ एल है, फ्लेक्सुरल स्टिफनेस है आपकी यही। अब यहाँ पे अगर हम मोमेंट लगाते हैं, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके, जब फार एंड फिक्स होता है तो हमारे थीटा बी की वैल्यू कितनी आती है, ml/4 ही आई। तो अगर ये थीटा बी की वैल्यू है तो मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 4 अपॉन एल थीटा बी। सो मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस थीटा बी रोटेशन, ये तो मोमेंट हो गया। अब हमको अगर थीटा बी की वैल्यू हम यूनिटी कर देते हैं, दिस विल बी नोन एज द स्टिफनेस।
theta b is equal to unity, then moment required to produce a unit rotation is known as stiffness. So अगर हम इसी को जो मोमेंट हमने निकाला इसमें थीटा बी की जो वैल्यू यूनिटी कर दें, दैट इज द वैल्यू ऑफ द स्टिफनेस. सो स्टिफनेस जब फार एंड फिक्स होता है तो स्टिफनेस फॉर दैट मेंबर इज 4EI/L. अब जब फार एंड क्या होगा, हिंज होगा, तो उस केस में कितनी आ रही थी हमारी वैल्यू 3EI/L. सो यहाँ पे हमारे थीटा बी की वैल्यू क्या होती है, for the above beam if anti-clockwise moment m is applied at b, rotation b is given by theta b. तो थीटा b की वैल्यू थी ml/3ei. तो यहाँ से अगर हम मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे 3ei/L थीटा b जो मैंने बोला. सो अगर इसमें थीटा b की वैल्यू को हम यूनिटी कर दें, दैट इज नोन एज द स्टिफनेस मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट रोटेशन. ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों कंडीशन देख लिया. अब एक कंडीशन यह है कि जब फार एंड फ्री होगा, तो फार एंड फ्री होगा तो उसके स्टिफनेस में वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी. ठीक है, फार एंड जब फ्री हो जाएगा तो उसकी स्टिफनेस की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मोमेंट की वैल्यू वहां पे क्या आएगी, 0 आएगी. सो देयरफॉर इट कैन बी सेन that we can say that stiffness of a member when farther end is fixed is 4EI/L, and stiffness of a member when farther end is hinged is given by 3EI/L, and stiffness of a member when farther end is free, so it is 0. So suppose this is a beam ABCD, ये continuous beam है. ठीक है, इसका EI कांस्टेंट है. so देखिए जब हम इसको एनालाइज करेंगे, AB वाले मेंबर में देखिए फार एंड क्या है, फ्री है. फ्री के लिए स्टिफनेस कितनी होगी, 0. फार्दर एंड इज फ्री. तो अब ये बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, आपको लर्न रहेगा कि जब फार एंड फिक्स होता है दैट इज 4EI/L, फार एंड हिंज होता है तो 3EI/L, फ्री होता है तो 0. तो स्टिफनेस ऑफ सी बी कितनी होगी, अब फार एंड क्या है, हिंज है, तो 3EI/L. अब सी डी के लिए फार एंड इज फिक्स, सो 4EI/L. ठीक है, सो दिस इज एक रिजिड जॉइंटेड ये सिस्टम बनाया हमने. ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये हिंज पॉइंट है, ये फ्री पॉइंट. सो ओ ए में कितना आएगा, 4EI/L, बिकॉज फार एंड फिक्स है. ओ बी भी क्या आएगा, 4EI/L, और ओ डी जो है 3EI/L. ठीक है, और ओ सी फार एंड फिक्स 0. सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू स्टिफनेस की. तो अब हम आज के लेक्चर में ये देखते हैं कि न्यूमेरिकल इस बेस पे अगर कोई हमको स्टिफनेस के लिए सिस्टम की निकालने के लिए बोलेगा तो हम कैसे. अ स्टील फ्रेम is shown in figure given here if joint O of the frame is rigid. अब joint O क्या है, rigid है. The rotational stiffness of the frame at point O is given by. अब ये rigid jointed है. अब far end क्या है, इसका फिक्स है, इधर hinge है, इधर फिक्स्ड है और इधर फ्री है. तो हमको स्टिफनेस बता रही है सिस्टम की. सो रोटेशनल स्टिफनेस एट O कितनी होगी, जितनी इसकी होगी, जितनी सारे सिस्टम की होगी. सो ओ से ओ ए क्या हो जाएगा, 4EI/L. ठीक है, प्लस 3EI/L प्लस 4EI/L. दो क्या है, फिक्स्ड है और एक हिंज है और एक फ्री है, तो दैट इज 0. अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो L की वैल्यू यहाँ पे L है, बट यहाँ पे L/2 है, बट यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज फार एंड इज 0. अगर यहाँ पे कहीं पे L/2 होगी तो आपको कंसिडर करना. तो आप इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे, दैट विल बी 11 ईयर. तो इस तरह से आप किसी भी सिस्टम की स्टिफनेस निकाल सकते हैं. ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. व्हाट इज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, व्हाट इज स्टिफनेस. अभी आपको बार बार याद नहीं दिलाया जाएगा, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा कि स्टिफनेस क्या होती है और जब हाउ वी कैलकुलेट स्टिफनेस इन डिफरेंट केसेस. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच.